हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसको शहीद आजम कहा जाता है। मैंने फॉरगेटिंग हीरो पर वीडियो बनाई, जिसमें इससे पीछे वाला वीडियो था खुदीराम बोस पर। उसमें आप लोगों ने ना ज़्यादा लाइक किया, ना शेयर किया, ना सब्सक्राइब किया, क्योंकि खुदीराम बोस इतिहास के पन्ने में ही सिमट के रह गए हैं। समाज के सामने इतिहासकारों ने या सरकारों ने उनको कोर्स की किताबों में बहुत कम डाला है, इसलिए उसमें आप लोगों को पता नहीं था। हमने कहा कि देश की आज़ादी के लिए जो 18 साल का बालक खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ गया, प्रफुल्ल कुमार चाकी ने, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है, उसने भी पुलिस से जब घिर गया वो बालक, तो उसने भी अपने रिवॉल्वर से अपने को शूट कर दिया। और छम नाम से वो रहता था, लेकिन उसके गर्दन को काट करके बंगाल भेजा गया कि ये प्रफुल्ल कुमार चाकी है कि नहीं है, पहचान कर। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा तो काम ही है कि आप लोगों के सामने महाभारत बनाए, अब फॉरगेटिंग हीरो बना रहे हैं। तो शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर आज हम बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 या 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिला बंगा गांव में लाहौर में हुआ था। उस समय पूरा पूर्वी बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान, हिंदुस्तान एक ही देश था, बंटवारा नहीं हुआ था। ये जब पैदा हुए थे तो उनके पिता का नाम श्री किशन सिंह सिद्धू था और उस समय वह जेल में थे। इनके चाचा अजीत सिंह एक क्रांतिकारी पार्टी बनाए थे, उन पर अंग्रेज सरकार ने 20 मुकदमा लगाया हुआ था और वह हिंदुस्तान छोड़ के ईरान चले गए थे। भगत सिंह जब 1907 में पैदा हुए और 13 अप्रैल 1919 मतलब 12 साल के जब ये बालक थे तो अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जलियांवाला बाग कांड ऐसा क्रूर कांड था जिसमें हर हिंदुस्तान का नौजवान जो है विद्रोह की आग में कूद पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने बिना चेतावनी दी जनरल डायर ने, और वहां पर सिखों हिंदुओं पर गोली चलवाई, जिसका हिसाब नहीं कि 2 साल का बच्चा मरा या 80 साल का बूढ़ा मरा या 90 साल का बूढ़ा मरा। निष्ठुर सरकार थी, बिना चेतावनी दिए फायर करा देती है, वो भी सेना लगा करके। एक ही रास्ता था, लोग भाग नहीं पाए और बहुत से लोग मारे गए। पूरे देश में आंदोलन चला। अब भगत सिंह ने सुना तो उनको भी बड़ा कष्ट हुआ। 1921 के गांधी जी के सहयोग आंदोलन में यह बालक कूद पड़ा और असहयोग आंदोलन में पूरे दिल से, तन मन से भाग लिया। लेकिन गांधी जी ने जब 1922 में चौरी चौरा का कांड हो गया तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इन्होंने अपने स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, डॉक्टरों ने डॉक्टरी छोड़ दी, मतलब जितने सरकारी कर्मचारी थे भारतीय, गांधी जी ने कहा था असहयोग, हम सहयोग नहीं करेंगे, आप लोग नौकरी छोड़ दीजिए। सबने छोड़ दिया और आपने आंदोलन भी छोड़ दिया। अब ये नौजवान जाए कहाँ, ये वकील जाए कहाँ, ये डॉक्टर जाए कहाँ, ये क्लर्क जाए कहाँ, बेरोजगार हो गए। तो कुछ लोग गांधी जी से अलग हो गए, उनके विचारों से सहमत नहीं हुए। या तो आंदोलन खड़ा नहीं करना था, और जब आंदोलन खड़ा हो गया तो उसको वापस नहीं लेना था। करो या मरो, जो गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किया था, उनको समय पर डटे रहना चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने कुछ और सोचा होगा, उसकी बात इसमें हम नहीं डालेंगे। उसके बाद दोस्तों, भगत सिंह की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह गांव में हुई, और फिर इनके पिता जो है अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे, इसलिए इनका दयानंद सरस्वती के नाम पर वैदिक एंग्लो इंडियन कॉलेज में जो है इनका दाखिला किया गया और इन्होंने हाई स्कूल पास किया लाहौर में ही, और नेशनल डिग्री कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। लेकिन उसी समय इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, पूरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं की। ये भगत सिंह कवि भी थे, लेखक भी थे, जेल में रह करके भी उन्होंने लिखा और बाहर भी लिखा और पत्रिकाएं भी लिखी। यह नाटककार भी थे और एक्टर भी थे। ये नाटक लिखते भी थे और एक्टिंग भी करते थे। तो
ये जो है 23 साल की उम्र में ही इनकी फांसी हो गई और 23 साल की कम उम्र में इन्होंने सब कुछ किया जो लोग 70 साल की उम्र में नहीं कर पाते हैं। कहते ना, होनहार बिरवा के होते चिकने पात, जिसको आगे बढ़ना होता है उसका जो है लक्षण ही अलग होता है। तो दोस्तों, फिर इन्होंने हिंदुस्तान एसोसिएशन पार्टी बनाई, लेकिन जब राम प्रसाद बिस्मिल बंद हो गए, उनको फांसी दे दी गई, क्रांतिकारियों का संगठन टूट गया, तो एक बहादुर चंद्रशेखर आजाद जो थे उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन पार्टी उन्होंने बनाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन उन्होंने पार्टी बनाई और यह जाकर के उसमें शामिल हुए। 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का पूरा जोर शोर से बहिष्कार किया गया पूरे देश में, और लाहौर में लाला लाजपत राय एक भाषण दे रहे थे साइमन कमीशन के विरोध में। अंग्रेजों ने उस पब्लिक जहां पर थी वहां पर लाठियां भाजना शुरू कर दी और लाला लाजपत राय को घसीट लिया गया और इतने डंडे मारे कि एक डंडा उनके सर पर लगा और सर फट गया और अंदरूनी तक घाव गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद वीरगति को प्राप्त हो गए। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो जितने क्रांतिकारी नवयुवक थे उनके खून खौल उठे। उन्होंने पुलिस अधिकारी स्कॉट की हत्या की प्लान बनाई लाहौर में। इसमें राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और साइड में पंडित चंद्रशेखर आजाद भी थे। जैसे उस पता नहीं क्यों बीच में प्लान चेंज हो गया या पहचानने में गड़बड़ी हो गई, जिसने आदेश दिया कि लाठी चलाओ, लाला लाजपत राय को मारो, भीड़ को भगाओ, और आदेश आया। एक ने पुलिस के साथ वहां पर था, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैंडर्स था, वहां पर वो मौजूद था और उसने कहा कि मारो। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट सैंडर्स आ रहा था और भगत सिंह ने उसको गोली से शूट कर दिया। उसके बाद वहां से एक हिंदुस्तान सिपाही चला भगत सिंह को पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक हमारे पंडित जी मुंह छेटते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने एक गोली से उसको वहीं पर ठंडा कर दिया, कवरिंग फायर देने के लिए थे। उसके बाद आप जानते ही हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस ने नाका डाल दिया, भाग न सके, क्योंकि उसमें पुलिस हमारी ही थी। मैं बार बार ये बात को दोहराता हूं कि हमें गद्दार नहीं होना चाहिए अपने देश के प्रति। इस भारती माँ भारती के गोद में पैदा हुए हैं, इस माँ भारती के गोद में ही हम सो जाएंगे और इसी का राशन पानी खाते हैं, इसी से जवान होते हैं और इसी में बूढ़े होकर के सो जाएंगे। सब कुछ करना, लेकिन माँ भारती के साथ कभी गद्दारी नहीं करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप क्या सोचते हैं आई डोंट नो। अब भगत सिंह कैसे भागे? तो भगत सिंह ने तत्काल अपनी दाढ़ी मूंछ सब कटवा दी कि सिख ने गोली मारी थी और यह सिख जो है अब कटवा दिया था और कोई पकड़ न पाए। सिख धर्म में आप जानते हैं कि नहीं जानते, मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हूं, सिख अपनी दाढ़ी नहीं कटवाता है, अपने केस नहीं कटवाता है, 5 निशान वो हमेशा रखता है। गुरु गोविंद सिंह ने ये रखा था, और पर इन्होंने देश के लिए अपना बाल और दाढ़ी और मूंछ कटवा दी। एक महिला ने इनकी मदद की, ये वहां से भाग गई। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि अंग्रेज सरकार इनको ढूंढ रही है, और अपने एक साथी, जब फिर इनका मिलन हुआ क्रांतिकारियों का, तो कहा कि अंग्रेज एक एक करके मारने से मानने वाले नहीं हैं, बहरे हो गए हैं, इनको एक बड़ा धमाका सुनाना पड़ेगा जिससे कि इनके कानों में जाए, लोग घबरा जाएं कि हिंदुस्तान को आज़ाद करो, नहीं तो हम ऐसे ही मार दिए जाएंगे, हमारी लाशों के चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे। भगत सिंह बहुत शांतप्रिय आदमी थे, बंदूक पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि लाला लाजपत राय की हत्या का कि उनको बदला लेना ही पड़ा। और दोस्तों आपको बता दूं, मैं सिख एक ऐसी कौम है जो डरती नहीं है,
और दिल खोल के मदद करती है। आप किसी शहर में फंस जाए, रात का समय हो जाए, आंख बंद करके गुरुद्वारे में चले जाओ, सोने का जगह और खाने का भी मिल जाएगा, और आपको बर्तन भी नहीं धोना पड़ेगा। वहाँ आईजी, डीआईजी और नेताओं की औरतें बर्तन धोती हैं, क्योंकि गुरु के सामने जो अकाल तख्त है उसके सामने तो हम हाड़ मांस के पुतले हैं, सब छोटे हैं। उनकी गुरबाणी चलती है गुरुद्वारे में, बहुत सुंदर लगता है, मैं तो सुना हूँ। तो वो ऐसे सिख थे जो लास्ट में उनको कटवाना पड़ा। फिर मीटिंग हुई, अब क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि असेंबली में ही बम फोड़ा जाए। जैसे ब्रिटिश सरकार जो बहरी हो गई है, उसके कान के पर्दे के अंदर ही आवाज चली जाए, क्योंकि बहरी सरकार किसी की सुनती नहीं है। इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली में जाकर के एक ऐसे जगह पर एक शक्तिशाली बम ऐसे फेंका जिसमें कोई ब्लास्ट होने के बाद किसी को हताहत या मरने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आवाज बहुत धमाका तेज हुआ और उन्होंने जाकर के असेंबली में बम फेंका। बड़ा तेज आवाज हुआ, कहीं लिखने को मिलता है 2-4 लोग घायल हो गए, मरा कोई नहीं। जज साहब अपनी कुर्सी के नीचे बैठ गए, असेंबली के जो अध्यक्ष थे, और इन्होंने वंदे मातरम करते हुए और इनकलाब जिंदाबाद करते हुए गिरफ्तारी दी। भागे नहीं है और पर्चे बैठे, ये पकड़ लिए गए, इनके ऊपर मुकदमा चले। एक से अच्छे वकील थे। कुछ हमारे साथी कहते कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी टलवा सकते थे। अरे गांधी जी क्या थे, कि हिंदुस्तानी आदमी थे, लॉर्ड नहीं थे, और ये रिक्वेस्ट ही कर सकते थे। जहां तिताई सरकार हो, जहां जुल्मी सरकार हो, वहां न्याय नहीं मांगा जा सकता। एक जगह मैंने पढ़ा कि लेनिन उस समय थे शायद, या कौन था मुझे याद नहीं आ रहा है, वायसराय, तो उन्होंने कहा कि कह दो कि भगत सिंह को हम छोड़ देंगे, लेकिन क्या है कि वो आतंकी गतिविधियों में न पड़े। भगत सिंह से बात हुई, भगत सिंह ने कहा नहीं, मैं छोड़ा जाऊं या लटकाया जाऊं, मैं आतंकी गतिविधियों में अंग्रेजों को भगाकर ही रहूंगा। मैं वो कायरता वाला काम नहीं करूंगा। इस बड़ी सरकार को और इस अत्याचारी सरकार को, अन्यायी सरकार को यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और ये उनका देश नहीं है, देश हमारा है। तो उनके पिताजी भी जेल में बंद थे जब उनका जन्म हुआ। चाचा अजीत सिंह के ऊपर 20 मुकदमे चल रहे थे। तो एक किसान भी थे, एक घरेलू घर से ही क्रांतिकारी परिवार से, उनके खून में क्रांतिकारी का खून था ही, इसलिए वह नहीं माने। जो भी हो, आजाद हो गया देश, आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो वीडियो बना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी सही बात आपके सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आपको पता चला कि हाँ, कोई वीडियो बना रहा है और इसमें झूठी बात नहीं डाल रहा है। अब मुकदमा चला, बम कांड हुआ था, लेकिन कोई मरा ही नहीं था। तो जब मरा ही नहीं था, हत्या हुआ ही नहीं था, तो फांसी कैसे होगी? लेकिन अंग्रेजों को इनको फांसी देना था, राजगुरु सुखदेव और सुखदेव को। तो सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को, तो इन्होंने सैंडर्स हत्याकांड का केस इनके ऊपर लागू किया, और उस हत्याकांड को लागू करके और इनकी फांसी की सजा जज ने लिखा। अब दोस्तों, इनको तरह तरह की जेल में यातनाएं दी गई, या जेल में कविताएं लिखते रहे, लाइनें लिखते रहे, कभी बैठे नहीं। तो इन्होंने, जो हिंदुस्तानी कैदी वहां पर बंद थे, उनके साथ अंग्रेज बहुत बुरा बर्ताव करते थे। ठीक से खाना नहीं देते थे, उनके कपड़े ठीक नहीं थे, कोठरी में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, मच्छर काटते थे, बदबू आती थी, और खाने के चावल में कीड़े होते थे। इन्होंने भूख हड़ताल किया, अंग्रेजों ने बहुत यातनाएं दी, ये टूट जाए सरदार। पर दोस्तों, मैंने देखा है, सरदार जल्द टूटता नहीं, और सरदार जल्द गद्दार नहीं होता है। इसके आप अच्छे से अच्छे उदाहरण किताबों में पढ़ सकते हैं, और मैं आपको भी आगे वीडियो बनाऊंगा। लास्ट में फांसी का दिन आ गया, और 24 मार्च 1931 का दिन निश्चित किया गया। यह लेनिन की किताब पढ़ते रहे,
और जब कहा कि चलो आपका समय आ गया तो बोलते ठहरो एक मिनट, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल लो। उसके बाद यह इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। 24 तारीख को फांसी देनी थी, पर 23 तारीख की रात में 7:63 पर इनको फांसी पर लटका गया। और क्योंकि 24 तारीख को जो फांसी होनी थी, रिहाई के लिए बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहा था, तो ब्रिटिश सरकार डर गई और 23 तारीख को फांसी दे गई। और इनकी डेड बॉडी इनको परिवार को न दे करके नदी के किनारे केरोसिन का तेल डाल करके इनकी बॉडी को जला दिया गया। जब नदी के किनारे चिता की मतलब आग दिखाई दी तो गांव वाले दौड़ पड़े, लेकिन तब तक अंग्रेज वहां से फरार हो गए। और ये शहीद आजम भगत सिंह की कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन यह इंसान 23 साल का बालक, जिसकी अभी तो इसके शादी के बारे में पूछा गया तो बोला शादी मैं नहीं करूंगा, आजादी से पहले यदि मेरी शादी होगी तो मौत मेरी दुल्हन होगी और कोई नहीं होगा। कहने का मतलब ये था कि इनको पता था कि ये गंदी सरकार, ये बहरी सरकार, अत्याचारी सरकार, आतताई सरकार मुझे छोड़ेगी नहीं और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और ये देश को नहीं छोड़ेंगे, तो शादी करने के बाद किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद की जाए। तो दोस्तों, मैंने यह बनाया है और मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि खुदीराम बोस पर जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, जबकि मैंने फॉरगेटिंग हीरो में वही एक ऐसा क्रांतिकारी लड़का था जो गीता की किताब अपने हाथ पे लेकर के और स्वयं रस्सी फांसी का फंदा अपने गले में पहना और वीरगति को प्राप्त हुआ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि पिछले वीडियो आपने अच्छे से किए हैं और अच्छे उसका व्यू दिया है, जिससे मेरा दिल बहुत खुश है। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।